ये कहानी उस इंसान की है जिसने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि अपनी असल जिंदगी में भी हर पल हर लम्हे से बेइंतहा रोमांस किया। हाँ। वो इंसान जो एक स्टाइल आइकॉन था, एक ड्रीमर था, एक ऐसा हीरो जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। कभी नहीं। आज हम एवरग्रीन डैशिंग देव आनंद की दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे और ये कहानी सुनेंगे सीधे उनकी जुबानी, उनकी लिखी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ से। और क्या किताब है। शुरुआत में ही देव साहब ने एक वादा किया था क्या? कि वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी कहानी बताएंगे बिना कुछ छिपाए। उन्होंने लिखा, मेरी जिंदगी मेरे चाहने वालों के लिए हमेशा एक खुली किताब रही है। तो चलिए आज इस खुली किताब के कुछ सबसे दिलचस्प, सबसे अनसुने पन्ने पलटते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है गुरदासपुर से, है ना? पिता एक माने हुए वकील और देव साहब ने लाहौर के प्रतिष्ठित गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में डिग्री ली। सपना तो बहुत बड़ा था। हाँ, सपना था आगे पढ़ने का, समंदर पार इंग्लैंड जाने का। वो लिखते हैं, उन्हें एक फॉरेन एजुकेशन का बैज अपने लैपल पर पिन करना था। लेकिन ये सपना सपना ही रह गया। हाँ, क्योंकि हकीकत कुछ और थी। उनके पिता के पास उतने पैसे नहीं थे कि उन्हें बाहर भेज सकें। उन्होंने तो क्लर्क की नौकरी का सुझाव दिया था ना? जी, एक बैंक में, जिसे देव साहब ने साफ मना कर दिया। उनके लिए ये एक तरह का सरेंडर होता। और फिर एक दिन जेब में सिर्फ 30 रुपए लेकर वो बम्बई की ट्रेन में बैठ गए। सिर्फ 30 रुपए। किताब में वो उस पल का जिक्र बड़ी खूबसूरती से करती हैं, जब ट्रेन एक पुल से गुजरी और उन्होंने पहली बार समंदर देखा। किसी ने चिल्लाकर कहा, समंदर। और उन लहरों को देखकर उन्होंने खुद से एक वादा किया। एक ऐसा वादा जो उनकी पूरी जिंदगी का एक फलसफा बन गया। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत होगी जितनी इसे हासिल करने की मेरी चाहत है, और मेरा इरादा उतना ही गहरा होगा जितना ये समंदर। वाह, बम्बई पहुंचकर शुरुआती संघर्ष भी कम फिल्मी नहीं था। बिल्कुल। मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 165 रुपए महीने की नौकरी मिली। काम क्या था? फौजों की चिट्ठियां पढ़ना। हाँ, वो लिखते हैं कि उन्हें उन सैनिकों की सबसे निजी, सबसे अंतरंग बातों के बारे में पता चलता था जो अपनी पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स को याद कर रहे थे। लेकिन एक्टिंग का कीड़ा उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था, तो वो नौकरी भी छोड़ दी। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री होती है जो आगे चलकर इतिहास बनाने वाला था। गुरुदत्त। हाँ, पुणे के प्रभात स्टूडियोज में दो स्ट्रगलर्स की मुलाकात हुई और गहरी दोस्ती हो गई। और उस दोस्ती में एक वादा भी हुआ। बियर के ग्लास टकराते हुए, हाँ, गुरुदत्त ने कहा, जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो तुम मेरे स्टार होगे देव। और देव साहब ने जवाब दिया, और जब मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो तुम मेरे डायरेक्टर होगे। ये सिर्फ दो दोस्तों का जज्बाती वादा नहीं लगता। उस दौर के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात थी, है ना? ये सिर्फ बड़ी बात नहीं थी, ये क्रांतिकारी सोच थी। उस जमाने में एक्टर्स सिर्फ एक्टर होते थे, वो प्रोडक्शन या डायरेक्शन में आने का सोचते भी नहीं थे। सही कहा। ये दिखाता है कि देव साहब और गुरुदत्त सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि दूर की सोचने वाले विजनरी थे। और यहीं से नवकेतन फिल्म्स का बीज पड़ा, जो सिर्फ एक बैनर नहीं बल्कि टैलेंट की एक नर्सरी बन गया, जहां से गुरुदत्त, विजय आनंद, साहिर, SD बर्मन जैसे दिग्गज निकले। और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। नवकेतन की दूसरी ही फिल्म बाजी का डायरेक्शन गुरुदत्त को सौंपा, जिसने उन्हें रातों रात बड़ा डायरेक्टर बना दिया। तो ये साफ है कि उनकी प्रोफेशनल जिंदगी रिश्तों और वादों पर बनी थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी वो तो अपने आप में एक पूरी फिल्म थी। बिल्कुल। चलिए उस अध्याय पर आते हैं जिसका जिक्र देव साहब ने बड़ी बेबाकी से किया है, उनकी प्रेम कहानियां। और सबसे पहला नाम आता है सुरैया का। एक दर्द भरी मासूम प्रेम कहानी। सुरैया उस दौर की सबसे बड़ी सिंगिंग स्टार थी, और देव साहब एक उभरते हुए एक्टर। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। लेकिन इस कहानी में एक विलन थी, सुरैया की नानी। वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, बहुत ज्यादा। उन्होंने इसे एक सांप्रदायिक मोड़ दे दिया। उनका मानना था एक हिंदू का उनकी मुस्लिम बेटी से शादी करना अधार्मिक है। मामला इतना बिगड़ गया था कि देव साहब को धमकी तक दी गई। हाँ, जब उन्होंने सुरैया को फोन करने की कोशिश की तो उनकी नानी ने फोन उठाया और धमकी दी, अगली बार तुम्हारी आवाज सुनी तो तुम्हें पुलिस से बात करनी पड़ेगी। एक सुपरस्टार को पुलिस की धमकी, ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। देव साहब लिखते हैं कि वो बुरी तरह टूट गए थे। आखिरकार परिवार के दबाव में सुरैया ने हार मान ली और ये रिश्ता टूट गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। देव साहब अपनी किताब में लिखते हैं, मैं एक ऐसे बंधन से आजाद हो गया था जिसने मुझे अंदर से निचोड़ लिया था,
और अब मैं एक पंछी की तरह हवा में उड़ रहा था, अपने पंख फड़फड़ा रहा था। तो शायद वो उस रिश्ते के तनाव से आजाद महसूस कर रहे थे। शायद। इस हार्ट ब्रेक के बाद उनकी जिंदगी में आई मोना सिंघा, जिन्हें दुनिया ने कल्पना कार्तिक के नाम से जाना। और इनकी शादी का किस्सा तो और भी ज्यादा फिल्मी है। किसी टिपिकल बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा है ना? हाँ, टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग चल रही थी। लंच ब्रेक के दौरान मेकअप रूम में उन्होंने और कल्पना ने चुपके से शादी कर ली। मेकअप रूम में? जी। कोई तामझाम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, रजिस्ट्रार आया, साइन हुए और शादी हो गई। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आज के दौर में जहां हर सेलिब्रिटी की शादी एक नेशनल मीडिया इवेंट होती है, ये तो सोचना भी नामुमकिन है। ये बताता है कि वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते थे। वो दिखावे में यकीन नहीं रखते थे। उनके लिए जो मायने रखता था वो था पल, वो था एहसास। और फिर एक नाम उनकी जिंदगी में आया जिसने 70 के दशक में सनसनी मचा दी, जीनत अमान। बिल्कुल, सुरैया और कल्पना कार्तिक के बाद जीनत का उनके जिंदगी में आना एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है। वो उस दौर की एक्ट्रेसेस से बहुत अलग थी। बहुत अलग। क्या इसी डेविल मे केयर अंदाज ने देव साहब को अपनी फिल्म की सोच बदलने पर मजबूर कर दिया? हाँ, देव साहब ने जीनत को एक पार्टी में देखा था। वो लिखते हैं कि जीनत ने जिस स्टाइल से सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों के बीच रखा, वो पल उनकी आंखों में बस गया। हाँ, उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि हरे रामा हरे कृष्णा में उनकी बहन जेनिस का रोल यही लड़की करेगी। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, एक नई लड़की को इतना कॉम्प्लेक्स रोल देना। बिल्कुल। और ये केमिस्ट्री पर्दे से बाहर भी महसूस की जाने लगी थी। देव साहब अपनी किताब में एक शाम का जिक्र करते हैं जब वो जीनत से अपने दिल की बात कहने वाले थे। हाँ, ताज होटल के रैंडीवू रेस्टोरेंट में, एक अंगूठी के साथ। लेकिन उस शाम एक पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राज कपूर, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने नशे की हालत में जीनत को गले लगाया और उन्हें अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए साइन करने की घोषणा कर दी। देव साहब लिखते हैं, मेरा दिल टूट कर रह गया था। अचानक वो मुझे बहुत बहुत दूर महसूस होने लगी। वो कहानी वहीं खत्म हो गई। उन्होंने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। तो ये साफ है कि उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी, लेकिन जब वो कैमरे के पीछे होते थे तब भी वो उतनी ही शिद्दत से कहानियां कह रहे थे। और अक्सर अपनी जिंदगी के तजर्बे ही पर्दे पर ला रहे थे। गाइड शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक मास्टरपीस, पर किताब बताती है कि ये फिल्म बनना लगभग नामुमकिन था। जी हाँ, गाइड आर.के. नारायण के मशहूर नॉवेल पर आधारित थी। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी इंडो अमेरिकन को प्रोडक्शन थी। मतलब हिंदी और इंग्लिश में एक साथ बन रही थी। हाँ, लेकिन शूटिंग के दौरान चीजें उलझ गईं। बड़े भाई चेतन आनंद, जो हिंदी वर्जन के डायरेक्टर थे, और अमेरिकन डायरेक्टर के बीच गहरे रचनात्मक मतभेद होने लगे। लेकिन ये मतभेद सिर्फ कैमरा एंगल को लेकर थे या कहानी की आत्मा को लेकर? ये कहानी की आत्मा को लेकर ही थे। अमेरिकन डायरेक्टर कहानी का एक लिटरल हॉलीवुड स्टाइल इंटरप्रिटेशन चाहते थे, जबकि आनंद ब्रदर्स को लगता था कि कहानी की आत्मा, उसका भारतीय दर्शन, एक ज्यादा मेटाफोरिकल ट्रीटमेंट की मांग करता है। देव साहब लिखते हैं कि वो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से एक बवंडर में फंस गए थे। तो एक तरफ उनके बड़े भाई थे और दूसरी तरफ फिल्म का भविष्य। उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। क्या? उन्होंने चेतन आनंद को जाने दिया और डायरेक्शन की कमान अपने छोटे भाई विजय गोल्डी आनंद को सौंप दी, जो उस वक्त बहुत यंग थे। ये तो बहुत बड़ा जुआ था। बहुत बड़ा। इंडस्ट्री में लोग कानाफूसी कर रहे थे कि वो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कि भारतीय दर्शक एक ऐसी महिला की कहानी को स्वीकार नहीं करेंगे जो अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ रहती है। लेकिन गाइड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इतिहास बना दिया। बिल्कुल। गाइड की आध्यात्मिक खोज से निकलकर वो सीधे काठमांडू के हिप्पी कल्चर में कूद पड़े, हरे रामा हरे कृष्णा के साथ। ये इतना बड़ा शिफ्ट, इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया भी एक असल घटना से आया। देव साहब काठमांडू में थे जब उन्होंने हिप्पियों के एक झुंड में एक खूबसूरत भारतीय लड़की को देखा। और वो हैरान थे। हाँ, कि ये लड़की अपनी जड़ों से कटकर अपनी संस्कृति से दूर यहाँ क्या कर रही है। यही सवाल हरे रामा हरे कृष्णा का बीज बना। और उन्होंने स्क्रिप्ट भी वहीं लिखी। नेपाल के फिश टेल लॉज में बैठकर अन्नपूर्णा की पहाड़ियों के सामने सिर्फ 3 दिन में पहला ड्राफ्ट लिख डाला। कमाल है। और उस फिल्म का गाना दम मारो दम, वो तो एक एंथम बन गया। उसकी शूटिंग का भी किस्सा बहुत दिलचस्प है। बताइए। ये गाना काठमांडू के मशहूर काष्ठ मंडप पर शूट किया गया था और उसमें जो हिप्पी दिखते हैं वो सब असली थे। सच में? हाँ, देव साहब लिखते हैं कि उनका प्रोडक्शन मैनेजर हर सुबह काठमांडू की गलियों में घूमता और सो रहे हिप्पियों को उठाकर थोड़ा नाश्ता कराकर सेट पे ले आता था। ये तो एक तरह का गुरिल्ला फिल्म मेकिंग हुआ। बिल्कुल। और ज्वेल थीफ के बारे में क्या? एक स्टाइलिश थ्रिलर जिसे सिक्किम में शूट किया गया।
जो उस वक्त बहुत अनसुनी बात थी। वहाँ का एक किस्सा है उनकी जेब कटने का। हाँ, ये फिल्म पहली बार सिक्किम में शूट हुई थी। गंगटोक में शूटिंग के दौरान हजारों की भीड़ जमा थी। उसी भीड़ में किसी ने उनकी जेब काट ली और 15,000 रुपए निकाल लिए। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। तो जाहिर है वो बहुत नाराज हुए होंगे। बिल्कुल नहीं, यही तो देवानंद का अंदाज था। वो लिखते हैं कि उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। अच्छा। उनके लिए स्टारडम की जो खुशी मिल रही थी, उसके आगे ये रकम कुछ भी नहीं थी। मैं उस जेब कतरे को मेरी नकदी से भरी पर्स के साथ खुशी खुशी नाचने दे सकता था। क्या नजरिया है! ये दिखाता है कि वो जिंदगी को कैसे देखते थे। उनके लिए अनुभव और लोगों का प्यार पैसे से कहीं ज्यादा कीमती था। और यही नजरिया उनकी जिंदगी का फलसफा बन गया। ये सारी कहानियां, ये दिल टूटना, ये बड़े बड़े रिस्क लेना, ये सब एक ही धुरी पर घूमते हैं हमेशा। आगे चलो। नेवर लुक बैक। उन्होंने अपनी किताब में इसे बहुत खूबसूरती से लिखा है। क्या लिखा है? आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा अतीत गुमनामी में खो गया है, तुम्हारा वर्तमान तुम पर हावी है और भविष्य तुम्हारा क्षितिज है। वाह, यही वजह है कि वो कभी रुके नहीं। 88 साल की उम्र तक काम करते रहे, हमेशा कुछ नया बनाते रहे। यहाँ तक कि जब वो जिंदगी और मौत के बीच थे तब भी उनका ये जज्बा कायम था। किताब में एक जिक्र है जब वो लंदन के एक अस्पताल में थे। हाँ, एक ऑपरेशन के लिए जब उन्हें एनेस्थीसिया दिया जा रहा था और वो धीरे धीरे बेहोश हो रहे थे, तब भी उनके दिमाग में फिल्में ही चल रही थी। वो लिखते हैं कि उस बेहोशी की हालत में वो अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरफ फ्लैश में देख रहे थे। लाहौर, बम्बई, सुरैया, नवकेतन, गाइड, सब कुछ। और जब उन्हें होश आया तो उनके मन में पहला ख्याल क्या था? पहला ख्याल था, ये तो बस शुरुआत है मेरी जिंदगी की। कमाल है। यही थे देवानंद, जिंदगी के हर पल को जीने का जज्बा। बिल्कुल। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में भी फिल्में बनाना नहीं छोड़ा। लव एट टाइम्स स्क्वायर हो या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उनका कैमरा कभी बंद नहीं हुआ। वो हमेशा रेलेवेंट रहना चाहते थे, वक्त के साथ चलना चाहते थे। देवानंद वो हीरो जो कभी रिटायर नहीं हुआ, वो कलाकार जिसने जिंदगी को एक जश्न की तरह जिया। उन्होंने अपनी किताब अपने प्रशंसकों को समर्पित की और लिखा, ये किताब अंततः मुझे अपने प्रत्येक प्रिय प्रशंसक से एक एक करके पहले की तरह बात करने का मौका देती है। और जो आज भी अपना मफलर लपेटे अपनी खास तेज चाल में हमारे दिलों में दौड़ रहा है। देवानंद ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी और अपनी कहानी भी पूरी ईमानदारी से दुनिया के सामने रखी। आज के सोशल मीडिया और 24 घंटे की मीडिया कवरेज के दौर में, जहां हर सितारे की जिंदगी एक खुली किताब होने का दावा करती है, क्या कोई सितारा असल में इतनी बेबाकी और आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी सकता है जैसा देव साहब ने जिया? सोचने वाली बात है, सोचिएगा जरूर।